बिहार विधानसभा चुनाव के साथ कई राज्यों के उपचुनावों की भी घोषणा हुई और झारखंड में भी घाटशिला है जहां पर उपचुनाव होना है। इस विधानसभा में रामदास सोरेन जो शिक्षा मंत्री थे उनका निधन हो गया, उसके बाद ये सीट खाली है। कई नाम रेस में हैं, लेकिन अब तक किसी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इस सीट पर 11 नवंबर को मतदान होना है, लेकिन अब तक किसी भी पार्टी ने ये साफ नहीं किया है कि उसका कैंडिडेट कौन होगा। रेस में तो कई हैं, कई नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन कौन सबसे प्रबल दावेदार है, यहाँ के समीकरण क्या कहते हैं, उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन स्टूडियो में मौजूद हैं। रंजन जी, घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की जो ये जंग है, ये कितनी दिलचस्प नजर आ रही है इस बार? अभी तक कैंडिडेट किसी ने घोषित नहीं किए हैं, कई नाम हैं जो फिजाओं में गूंज रहे हैं, जो रेस में लगातार बने हुए हैं। देखिए, बिहार में चुनाव हो रहा है और झारखंड में एक उपचुनाव है, लेकिन इस एक उपचुनाव में हर तरह के रोमांच जो है वो अभी से दिखने लगे हैं और इसी से लगता है कि आगे चलकर ये एक रोचक मुकाबला जो है वो होने जा रहा है। दोनों तरफ से दावेदार आ गए हैं। देखिए, बीजेपी की तरफ से भी कई दावेदार हैं, तो जेएमएम की तरफ से ऐसा लग रहा था कि शायद उस तरह से दावेदारी न हो, लेकिन बिना कहे ही कुछ दावेदारियां जो है वो सामने आई हैं, जिस वजह से घाटशिला का उपचुनाव अब बहुत रोचक होने जा रहा है। इन सब के बीच ये देखना है कि जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम किसे प्रत्याशी बनाती है, वो भी इस चुनाव के रोमांच को जो है और बढ़ाएगा। और रोमांच को और बढ़ाने की बात जब होती है तो प्रदीप बालमुचु की भी चर्चा होती है, क्योंकि प्रदीप बालमुचु घाटशिला से 3 बार के विधायक हैं। 95 में जीते, 2000 में जीते, 2005 में जीते और वो यहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं। अगर 2024 को आप छोड़ दीजिए तो वो चुनाव लड़े हैं और एक बार उनकी बेटी जो है वो यहाँ से सिंड्रेला बालमुचु चुनाव लड़ी थी 2014 में। तब प्रदीप बालमुचु राज्यसभा के सदस्य थे, तब जो है उन्होंने अपनी बेटी को कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में उतारा था। तो इतने सारे आयाम खुल गए हैं, इतने सारे कोण खुल गए हैं कि घाटशिला का चुनाव बहुत ही रोचक अब दिखने लगा है। अगर आप घाटशिला विधानसभा सीट को स्कैन कीजिए तो दिखता है कि घाटशिला के नाम से जो पहला चुनाव हुआ था वो 1957 में हुआ था और तब जब आप देखिएगा कि 2 विधायक तब चुने गए थे, श्याम चरण मुर्मू और शिशिर कुमार महतो, दोनों ही झापा से उम्मीदवार थे। हालांकि जब 1952 में इलेक्शन हुआ था तब घाटशिला सा बहरागोरा विधानसभा सीट जो है वो नाम था और तब मुकुल राम ताती और घानी राम संथाल जो हैं वो झापा के टिकट पर चुनाव जीते थे। तब भी 2 विधायक चुने गए थे। 1962 से जो है वो एक विधायक चुनने का जो सिलसिला है वो शुरू होता है और बास्ता सोरेन 1962 में यहाँ से चुनाव लड़े थे। उन्हीं के पुत्रवधू हैं डॉक्टर सुनीता देवदूत शरण, जो फिलहाल बीजेपी से एक दावेदार हैं। बास्ता सोरेन का इसी साल निधन हुआ है। इसके अलावा अगर आप बात कीजिए कि यहाँ पर जो किस तरह से जो है वो पार्टियां बदलती रही हैं जो कि चुनाव जीती हैं, तो एक समय था जब झापा का मतलब झारखंड पार्टी का एक दबदबा था। पहले 2 चुनाव में ही उनके 4 विधायक जो है वो चुन लिए गए। उसके बाद एक सीपीआई का दौर आया और फिर सीपीआई चुनाव दर चुनाव यहां से जीत हासिल करता रहा। 1962 में बास्ता सोरेन ने इसकी शुरुआत की थी और उसके बाद सीपीआई वर्सेस कांग्रेस का मुकाबला यहां पर देखने को मिला। बीच बीच में जो है वो झापा भी जो है यहां पर जीत हासिल करने में कामयाब हुआ। अब अगर आप यहां पर देखिए तो फिर 1995 में प्रदीप बालमुचु की एंट्री होती है कांग्रेस के टिकट पर और फिर उनका दबदबा इस सीट पर दिखने लगता है। लगातार 3 जीत जो है वो हासिल करते हैं 1995, 2000 और 2005 में। लेकिन फिर जो है 2009 में उनको रामदास सोरेन के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ता है। इससे पहले 2005 में
जो प्रदीप बालमुचु हैं उन्होंने रामदास सोरेन को शिकस्त दी थी, लेकिन तब रामदास सोरेन निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन 2009 में वो जेएमएम के टिकट पर चुनाव जीतने में सफल रहे। पहली बार कमल भी खिल गया घाटशिला में 2014 में, और फिर देखिए कि रामदास सोरेन लगातार 2019 और 2024 में चुनाव जीतने में सफल रहे। घाटशिला की अगर हम बात करें तो अब तक घाटशिला ने जो है 20 विधायक आपको दिए हैं, और इसमें अगर आप देखें जो 18 चुनाव हुए हैं उसमें 20 विधायक, क्योंकि पहला जो 2 चुनाव है हम 1952 को इंक्लूड कर रहे हैं जब घाटशिला सबहरागोरा विधानसभा सीट का नाम था, तो 20 विधायक बने हैं, जिसमें झापा के 5 विधायक हैं, सीपीआई के 5 विधायक हैं और कांग्रेस के भी 5 विधायक हैं। तो 20 विधायक में से 15 विधायक जो हैं वो झारखंड पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। जेएमएम को यहां 3 बार कामयाबी मिली है और तीनों ही बार ये कामयाबी रामदास सोरेन ने दिलाई है। बीजेपी यानी इस सीट का जो मिजाज है, जो नेचर है, किसी एक पर भरोसा करता है तो लंबे समय तक करता है। जी हाँ, जिस पर भी भरोसा करता है लंबे समय तक करता है, लेकिन उसका अपवाद भी है। 2014 में बीजेपी यहां से चुनाव जीती थी, लेकिन फिर उसे 2019 और 2024 दोनों में हार का सामना करना पड़ा। यहां पर निर्दलीय भी चुनाव जीते हैं, और कौन जीते हैं? सूर्य सिंह बेसरा। सूर्य सिंह बेसरा 1990 में यहां से निर्दलीय चुनाव लड़े थे, हालांकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और फिर 1991 में जो है यहां पर उपचुनाव कराना पड़ा था, और तब सीपीआई यहां से चुनाव जीतने में सफल रहा था। अब अगर हम यहां पर देखें कि क्या कुछ है, तो अगर हम 2000 से भी देखते हैं तो 2000 में प्रदीप बालमुचु यहां से प्रत्याशी थे और उन्होंने 31,876 वोटों की जीत जो है वो हासिल की थी। हमेशा जो अपोनेंट रहा है, नियरेस्ट राइवल, आमतौर पर बीजेपी ही यहां देखने को मिला है। तब बैजू मुर्मू को उन्होंने शिकस्त दी थी। सीपीआई तीसरे स्थान पर था और जेएमएम उस वक्त चौथे स्थान पर रहा था। वहां पर शंकर चंद्र हेम्ब्रम जो हैं वो चुनाव लड़े थे और उनको सिर्फ 9.63% वोट 2000 में आया था। 2005 में जो है फिर से प्रदीप बालमुचु चुनाव जीतते हैं, लेकिन इस बार वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे रामदास सोरेन को शिकस्त देते हैं, और जो रामदास हांसदा बीजेपी के प्रत्याशी थे वो तीसरे स्थान पर चले जाते हैं। 2009 से रामदास सोरेन जो है अपनी जीत का सिलसिला शुरू करते हैं। 2009 में वो प्रदीप बालमुचु को ही शिकस्त देते हैं, लेकिन बहुत कांटे का मुकाबला हुआ था। 1192 वोटों से रामदास सोरेन जीते थे। 2014 में मोदी लहर थी और उसका असर दिखा। लक्ष्मण टुडू बीजेपी के टिकट पर यहां से चुनाव जीतने में सफल रहे 6403 वोटों से, और उन्होंने रामदास सोरेन को पराजित किया था। और तब सिंड्रेला बालमुचु, प्रदीप बालमुचु की बेटी, कांग्रेस प्रत्याशी थी, वो तीसरे स्थान पर रही थी। लेकिन 2019 में जो है आप देखते हैं कि रामदास सोरेन फिर वापसी करते हैं और यहां पर जो है वो 6724 वोटों से बीजेपी के लखन चंद्र मार्डी को शिकस्त देते हैं, और तब प्रदीप बालमुचु आजसू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने 32,000 वोट लाए थे, 18.77% वोट। तो ये एक चीज दिखता है। फिर 2024 का चुनाव आता है। अब तक के चुनाव जो आपने देखे 2000 से 2019 तक के, वहां पर जो मुकाबला था वो करीबी हुआ करता था, लेकिन 2024 में जो है वहां पर बिल्कुल एक तरफा मुकाबला हुआ और रामदास सोरेन को जो है वो 98,356 वोट आए, 51.5% वोट, और उनके सामने बाबूलाल
बाबूलाल सोरेन चंपाई सोरेन के बेटे चुनाव लड़ रहे थे, उनको 75,910 वोट आए, मतलब 39.75% वोट। और JLKM जयराम की पार्टी से प्रत्याशी थे रामदास मुर्मू, उनको जो है 8,092 वोट आए, 4.24% वोट। सूर्य सिंह बेसरा भी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उनको सिर्फ 527 वोट आए थे। हालांकि सूर्य सिंह बेसरा इस बार जो है रामदास सोरेन के बेटे की मदद करते हुए दिख सकते हैं या JMM को मदद करते दिख सकते हैं। लेकिन अब यहां तक देखने के बाद लगता है कि ये JMM का मजबूत किला बन चुका है, क्योंकि जब आप एक बार 50% का आंकड़ा क्रॉस कर जाते हैं तो वो चीजें दिखती हैं। लेकिन एक और चीज दिखती है कि यहां बीजेपी का भी मत प्रतिशत लगातार बढ़ता रहा है। 2005 में 17.5%, 2009 में सूर्य सिंह बेसरा बीजेपी के टिकट पर लड़े थे 22.5%, 2014 में तो जीत ही मिली थी लगभग 32.5%, 2019 में हारे जरूर लखन चंद्र मार्डी, लेकिन 33.5% के आसपास वोट था। और जब बाबूलाल सोरेन लास्ट टाइम लड़े तो वो वोट प्रतिशत बढ़कर 40% के आसपास पहुंच गया। तो बीजेपी के वोटों में भी इजाफा हो रहा, और इसकी जो बड़ी वजह है वो ये है कि जो 2024 का चुनाव हुआ वो पोलराइज्ड इलेक्शन था, मतलब आमने सामने का मुकाबला था, जहां एक तरफ रामदास सोरेन थे और एक तरफ बाबूलाल सोरेन थे, क्योंकि JLKM वो प्रभाव नहीं छोड़ सका। रामदास मुर्मू सिर्फ 4.25% ही वोट ला सके, और वो आपको दिखेगा कि जब महतो सरनेम आप देखिएगा तो 5% महतो सरनेम आपको घाटशिला में दिखेगा, और उसमें से 4.24% वोट जो है वो रामदास सोरेन के पास आया, उसमें कुछ और वोट भी रहे होंगे। तो अब ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि JLKM किसे प्रत्याशी बनाता है? क्या JLKM इतना दमदार प्रत्याशी उतारता है जो मुकाबले को त्रिकोणीय कर सके? क्योंकि इस बार भी अभी तक जो दिखता है, लगता है कि पोलराइज्ड इलेक्शन हो सकता है, आमने सामने का मुकाबला हो सकता है JMM वर्सेस बीजेपी, अंटिल की जो JLKM है वो एक सशक्त कैंडिडेट दे। और प्रदीप बालमुचु क्या करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि उनकी पार्टी पूरी तरह से JMM के साथ है, और प्रदीप बालमुचु क्या फैसला लेते हैं, जैसा मैंने आपको कहा कि घाटशिला उनकी सीट रही है, और 2024 को छोड़ दीजिए तो 1995 से 2019 तक वो लड़े हैं, और एक बार उनकी बेटी है वो यहां से चुनाव लड़ी हैं, तो उन पर भी निगाहें होंगी, ये चीजें दिखती हैं। चलिए, अगर नाराजगी नहीं भी हो रंजन जी, अगर वो शांत भी बैठ जाते हैं, क्योंकि देखिए ये महागठबंधन के प्रत्याशी होंगे जो भी होंगे JMM कोटे से, तो उसे अगर सपोर्ट नहीं करते हैं प्रदीप बालमुचु तो भी तो नुकसान होगा। देखिए, प्रदीप बालमुचु पार्टी के साथ रहते हैं तब तो वो समर्थन करेंगे ही करेंगे, इसलिए उनके अगले कदम का इंतजार है कि वो क्या करते हैं। क्योंकि अगर 2019 का चुनाव जो है वो हमारे सामने उदाहरण के तौर पर है, जब वो जो हैं आजसू के टिकट पर चुनावी मैदान में उतर गए थे, क्योंकि 2019 में गठबंधन में ये सीट रामदास सोरेन को ही गई थी, और तब जब वो यहां से चुनाव में उतरे थे तो वो 18.77% वोट, मतलब 19.25% वोट लेके आए थे। और JLKM और आजसू के वोट को अगर एक जैसा आप मान लीजिए तो यहां पर आपको दिखेगा कि इस बार JLKM को 4.25% ही वोट आया है 2024 में, मतलब प्रदीप बालमुचु का जो अपना वोट है वो वहां पर जो है 14-15% के आसपास दिखता है। तो इसीलिए जो है उनके अगले कदम पर जो है लोगों की निगाहें लगी होंगी। क्या फैसला लेते हैं अभी कुछ इस तरह से स्पष्ट नहीं है। पार्टी के साथ रहेंगे तो नेचुरली JMM को बहुत फायदा हो सकता है। लेकिन अब अगर हम यहाँ के जातीय समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ है यहाँ पर, तो आप देखिएगा यहाँ जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं वो 5.32% हैं। ST वोटर्स मतलब ट्राइबल वोटर्स जो हैं वो 48.29% हैं, और घाटशिला ST आरक्षित सीट भी है, तो ये एक ह्यूज संख्या है। और जो मुस्लिम हैं वो 8.9% हैं। तो
तो जो झारखंड में जेएमएम का रिसेंट पास्ट में पिछले कुछ सालों से जो दिखा है कि एक आम का कॉम्बिनेशन, जैसे बिहार में माई का कॉम्बिनेशन होता है, झारखंड में आम का एक कॉम्बिनेशन है, आदिवासी प्लस मुस्लिम। तो वो जो आंकड़ा है वो 57 से 58% के आसपास पहुंच जाता है, जो कि जेएमएम को एक एज जो है वो दिखाने लगता है। लेकिन चूंकि ये एसटी आरक्षित सीट है तो सामने भी जो प्रत्याशी होंगे वो इसी वर्ग से आएंगे, तो वो कुछ हिस्सा काटेंगे। तो यहां पर जो मुख्य बात है कि ट्राइबल वोटर्स में से बड़ा हिस्सा किसके पास जाता है, क्योंकि आप ये देखते हैं कि महतो वोटर्स 5% के आसपास हैं और जो सिंह सरनेम आप देखते हैं 6.5% के आसपास, गोप 1.7%, मंडल 1%। तो ये चीजें दिखती हैं और बाकी अदर्स को देखिए तो 23 से 24% के आसपास। तो बाकियों को अगर एक जगह इकट्ठा भी कर लिया जाए तो परिणाम नहीं आना है। यहां पर जब तक ट्राइबल वोटर्स में बंटवारा जो है नहीं होता है तब तक जेएमएम की स्थिति मजबूत रहेगी। अब जो सामने, चूंकि यहां चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन की बात होती है, चंपाई सोरेन जो है एक पैठ रखते हैं कोल्हान में और उनकी जो है ट्राइबल वोटर्स पर एक पकड़ है। यही वजह है कि 2019 में बीजेपी को 33.5% वोट आए थे, तो 24 में बाबूलाल सोरेन के खड़ा होते ही वो 40% हो गए, तो एक इजाफा हुआ। और अगर मान लीजिए जेएलकेएम का वो वोट इधर आ जाता तो मुकाबला बहुत कड़ा हो सकता था। हालांकि तब भी जीत रामदास सोरेन की ही होती क्योंकि वो 51% के पार थे। तो मतलब ये कि सिर्फ महतो वोट अपनी तरफ करने से बीजेपी का काम नहीं चलेगा जब तक कि वो ट्राइबल वोटों में से बड़ा हिस्सा अपनी तरफ नहीं निकाल लेते। ये चीजें दिख रही हैं। अब हम दावेदारों की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो बीजेपी से प्रोबेबल्स हैं और जिनके नाम की अनुशंसा की गई है उनमें डॉक्टर सुनीता देवदूत शरण की चर्चा होती है। जैसा मैंने आपको बताया वो 1962 में जो विधायक बने थे सीपीआई से, बास्ता सोरेन उनकी पुत्रवधू हैं, तो उनके नाम की चर्चा है। वो जेवीएम से चुनाव भी लड़ चुकी हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो लखन चंद्र मार्डी हैं, 2019 में वो घाटशिला से चुनाव लड़े थे और उन्होंने भी 33.5% के आसपास जो है वोट लाया था। इसके बाद अगर आप देखें तो कुछ एक नाम जो है वो और आपको दिख रहे हैं। रमेश हांसदा का नाम दिख रहा है, वो एसटी मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, वो आपको दिख रहा है। और फिर जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है वो चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन का नाम ही दिख रहा है। और ऐसा लगता है अभी तक कि शायद बाबूलाल सोरेन ही यहां से भाजपा के प्रत्याशी हो। जहां तक जेएमएम की बात है, पहले तो ये बिल्कुल लग रहा था कि रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन ही कैंडिडेट होंगे, लेकिन बीच में विक्टर सोरेन के नाम की चर्चा हुई। विक्टर सोरेन के भी चुनाव लड़ने की या दावेदारी की रामदास सोरेन की पत्नी का भी नाम अब सामने आ रहा है कि वो भी शायद उम्मीदवार हो सकती हैं, तो कई नाम हो जा रहे हैं ऐसे। या देखिए, अभी विक्टर सोरेन ने इस तरह खुलकर दावेदारी नहीं की है, लेकिन उनके सोशल मीडिया पे जब मैं गया तो वो क्षेत्र में घूमते हैं, सक्रिय रहते हैं। और खास बात यह है कि इन दिनों वो चंपाई सोरेन पर बहुत आक्रामक हैं और जो शब्दों के वाण जो है वो चला रहे हैं चंपाई सोरेन पर। वो यहां तक कहते हैं कि क्या जो है घाटशिला का फैसला अब जो रिमोट कंट्रोल है वो सरायकेला में रहेगा, इस तरह की बातें भी करते हैं। तो कोई खुलकर दावेदारी नहीं है, लेकिन जब इस तरह की बातें आती हैं तो एक संभावित दावेदारी की चर्चा होती है। तो देखिए, अगर मामला सोमेश सोरेन और विक्टर सोरेन में फंस जाता है तब वैसी परिस्थिति में रामदास सोरेन की पत्नी को यहां से प्रत्याशी बनाया जा सकता है। एक बीच का रास्ता जो है वो निकल सकता है कि हाँ चलिए उनको प्रत्याशी बना देते हैं। लेकिन देखिए, इन सब मामलों में चूंकि राज्य के
मुखिया जो हैं हेमंत सोरेन, वो इतने काफी हैं कि जो भी वो फैसला लेंगे, पार्टी के जो भी कार्यकर्ता होते हैं वो उसके साथ होते हैं। आमतौर पर हर राजनीतिक दल में जब टिकट का बंटवारा होता है या दावेदारी की बात होती है तो कुछ तल्खियां आ जाती हैं, ये बात सच है। लेकिन फिर जब एक बार आपका नेता कोई उम्मीदवार की घोषणा कर देता है तो फिर जो बाकी सब होते हैं वो धीरे धीरे उसी के साथ हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो सीएम हेमंत सोरेन हैं वो क्या फैसला लेते हैं उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, और उनकी पूरी नजर जो है वो घाटशिला पर है। ये बात भी सच है कि बिहार में भी जेएमएम चुनाव लड़ना चाहता है, लेकिन घाटशिला उनकी प्रायोरिटी में होगा, और इसलिए भी होगा क्योंकि रामदास सोरेन उनकी सरकार में मंत्री थे, बड़े नेता थे। क्योंकि इस सीट में अगर परिणाम में इधर से उधर हो गया तो विपक्ष बहुत हमलावर हो जाएगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि यहां पर हेमंत सोरेन जो हैं इसे कहीं से भी वो हल्के में लेंगे, लग भी नहीं रहा है, दिख भी नहीं रहा है। तो पूरा दम लगाकर यहां जेएमएम भी चुनाव लड़ेगा, और उतना ही जरूरी ये चुनाव बीजेपी के लिए भी है, क्योंकि बीजेपी जो है वो चाहती है कि इस सीट को जीते ताकि वो ये बता सके कि देखिए सरकार के खिलाफ जो है नाराजगी है लोगों में। तो जितना इंपॉर्टेंट जेएमएम के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट बीजेपी के लिए, और उतना ही इंपॉर्टेंट जयराम की पार्टी जेएलकेएम के लिए, क्योंकि कई बार ये बातें कह दी जाती हैं कि जेएलकेएम जो है वो कुर्मियों की पार्टी है या उनके वोट उनको ज्यादा मिलते हैं। ये एसटी सीट है। पिछली बार जो उनका प्रदर्शन था वो बहुत अच्छा नहीं था, 4.25% वोट थे। तो उनको ये चीज दिखाना है कि नहीं, उनका जो वोट है वो हर तरफ है, चाहे वो ट्राइबल्स हो, महतो हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, सामान्य जाति हो, ताकि वो अपने आप को उस तरह से प्रोजेक्ट कर सकें। तो इसलिए जेएलकेएम भी इस सीट को आसानी में नहीं लेने वाला है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखिए तो घाटशिला में एक बेहद रोमांचक और झारखंड राज्य के हिसाब से एक बेहद महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है। तो ये घाटशिला उपचुनाव की पूरी कहानी की किस तरह का यहाँ मुकाबला होगा, इतिहास क्या कहते हैं, रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं, कौन कौन से प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, अब देखना है पार्टियां किससे अपना प्रत्याशी बनाती हैं। उम्मीदवार बहुत हैं और सभी की अपनी अपनी दावेदारी है, लेकिन पार्टी किस पर भरोसा करती है और फिर जनता किसे चुनती है उस पर हमारी भी नजर बनी रहेगी।